हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, दूसरी 90 तथा तीसरी 100 शब्द प्रति मिनट की होगी। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की है, जो कि 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। हॉलैंड ने भी आखिर जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए। जो परिस्थितियां वहां पैदा हो गई उनमें उसके लिए इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इसलिए इस पर हम कितने ही दुखी हों, पर इसके लिए उन लोगों को दोष नहीं दे सकते जिन्होंने जर्मनी जैसे अपेक्षाकृत अत्यधिक शक्तिशाली देश से लोहा लिया और मित्र राष्ट्रों को उसके हमले के लिए तैयार हो जाने का मौका दे दिया। यही उनके लिए दें कि इतने अल्पकाल में ही कुछ कम बात नहीं है। जब हम इस बात पर ध्यान हॉलैंड को अपने 1 लाख सैनिकों की बलि देनी पड़ी है, तब हम महसूस कर सकते हैं कि हॉलैंड वासियों ने ऐसा करके कितनी जोखिम मोल ली थी। अतः मित्र राष्ट्रों का इसके लिए उसे धन्यवाद देना उचित ही है। लेकिन पिछली विजयों के बाद इस नई विजय ने जर्मनी की धाक निश्चय ही बढ़ा दी है। जर्मन फौज का हौसला बढ़ा हो या नहीं, सर्वत्र उसका आतंक सा जरूर फैल गया है और उसकी कहीं कमज़ोर स्थिति भी है। इस पर विश्वास करने को कोई सहसा तैयार नहीं होता। यह स्थिति तो अवांछनीय है ही। खुद युद्ध जो रूप धारण करता जा रहा है वह भी कम चिंताजनक नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के न्याय से बलवान राष्ट्रों द्वारा छोटे राष्ट्रों का पददलन हो रहा है। गांधी जी यरवदा जेल में काफ़ी कमजोरी महसूस कर रहे थे। रिहाई के बाद आराम करने पुणे से जुहू चले गए, लेकिन यहाँ भी दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता। एक दिन दोपहर 2 बजे के बाद विद्यार्थियों का एक बड़ा समूह आ गया। इन सबको 4 बजे बापू के पास ले जाया गया। हालांकि उन्हें बहुत काम था। बहरहाल सभी ने बापू के चरण छुए। बापू ने एक सज्जन से पूछा, क्यों भाई, मुझसे कुछ काम है? उसने कहा, नहीं। इसी प्रकार उन्होंने एक एक कर कई लोगों से पूछा। सबका कहना था कि कोई काम नहीं, वे केवल दर्शन करने आए हैं। बापू बोले, मुझे पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो मैं ही आप लोगों के लिए कोई काम ढूंढ लेता। गांधी जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैं आप सबसे
कुछ कहना चाहता हूँ। यह सुनकर वहाँ शांति छा गई। उन्होंने कहा, किसी काम के बिना मुझे देखने आना पाप है। मुझे केवल देखने से आप सबको कुछ नहीं मिलेगा और मुझे भी कुछ नहीं मिलता। मेरे पास वही व्यक्ति आए जिसे मुझे कुछ कहना है, पूछना या समझना हो। मुझे देखने के लिए कोई घंटों का समय नष्ट कर डाले, यह कैसे सहन हो सकता है? आप अच्छी तरह समझ लें, यह एक क्षण भी मेरा नहीं, आपका नहीं, सब देश का है। तो वह प्रत्येक क्षण आप देश को अर्पित कीजिए। विचार कीजिए, इतने समय में आपने कितना सूत काता होता और फिर उसे 33 करोड़ से गुणा कीजिए। यदि इतना कर लें तो और कुछ करने की ज़रूरत ही न रहे। मुझे देखने आने की तो बात ही नहीं। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वह एक दृष्टि से पाप ही करते हैं। समाप्त। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कुछ महीनों की टाल मटोल के बाद सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अपने अपने सियासी मतभेदों को दूर करते हुए सत्ता साझा कर लिया। इस बाबत उन्होंने एक समझौता किया है। अब अब्दुल्ला तालिबान के साथ शांति प्रयासों को तेज करने के लिए हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनकी टीम को कैबिनेट में आधी हिस्सेदारी मिलेगी। इस बार का सियासी समझौता, जो समावेशी सरकार के लिए ज़मीन तैयार करने वाला माना जा रहा है, उस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने बहुत अलग नहीं है जिसने पिछले 5 वर्ष तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत किया। एकमात्र अंतर यह है कि 2014 की तरह इस बार अमेरिका का कोई बाहरी दखल नहीं था। नई व्यवस्था अफ़गानिस्तान के लिए सुखद भी है और प्रतिकूल भी। इसके नकारात्मक पहलू की बात करें तो राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला दोनों ने जनता का भरोसा खो दिया है, क्योंकि वे अब अपने उन भाषणों से मुकर गए हैं जिनमें उन्होंने साथ न आने का दावा किया था। सबसे हास्यास्पद तो यह था कि शपथ ग्रहण समारोह दोनों ने एक ही दिन एक दूसरे के करीबी महल में आयोजित किया, मगर अब ऐसा लगता है कि इस समझौते तक पहुंचने के लिए यह उनकी तय रणनीति का हिस्सा था। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सत्ता का विवाद चल रहा था, उससे हर गुजरते दिन अफ़गानिस्तान के लिए
मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लिहाजा सियासी स्थिरता की सरकार तो थी ही, तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए एकजुटता भी जरूरी थी। चिंता यह भी है कि दोनों ने जिन मुद्दों पर सहमति जताई है वे पिछली बार की तरह विफल न हो जाएं और दोनों नेताओं के साथ आने से अफ़गानियों में अलगाव और मतभेद न बढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कार्यकाल में इन दोनों नेताओं के आपसी विवाद ने उनके समर्थकों को उकसाने का काम किया था। खैर, यह समय ही बताएगा कि दोनों नेता अफ़गानियों की मुश्किलों का अंत करेंगे या फिर राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा अपने अपने हित को तवज्जो देंगे। संकट और दुख हमेशा बड़ा रचते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक दिलचस्पी हो सकती है कि कोरोना काल में महासंकट में क्या रचा जा रहा है। इस समय जब सब कुछ बंद है और जिंदगी थम सी गई है, रचनात्मकता को हम तक पहुंचाने का जरिया छपा हुआ शब्द अनुलब्ध है। तब सोशल मीडिया ही आजकल लिखे जाने को समझने का अकेला उपलब्ध माध्यम है। अगर इन माध्यमों पर रोज छपने वाले हजारों लाखों पृष्ठों को खंगाले तो आप पाएंगे कि महानगरों में रोजगार और रिहाइश गंवा चुके असंख्य मजदूरों की भूख और किसी तरह अपने गांव पहुंच सकने के लिए निर्मम सड़कों पर अपनी जदोजहद हर तरफ कहानी, कविता, फोटोग्राफी या कार्टून में मौजूद है। यह बात और है कि इनमें से अधिकतर तात्कालिकता के दबाव में तुकबंदी या नारेबाजी अधिक हो गए हैं, पर निश्चित ही एक बार चेतना में समाहित होने के बाद इन्हीं अनुभवों से बड़ा रचा जा सकेगा। भारत में तो गरीब की नियति ही दुख है। शायद इसलिए महाकवि निराला ने अपनी विपन्नता का भाष्य किया था, दुख ही जीवन की कथा रही। पिछले कुछ वर्षों से शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार ने भारत में दुख के सबसे बड़े भंडार गांवों की जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी थी और यह भले न कह सके कि गरीब का दुख कुछ कम हो गया, पर शहर जाकर उसकी जिंदगी कुछ बेहतर जरूर होने लगी है। सबसे पहले तो वह वर्ण व्यवस्था से मुक्त हो जाता है। गांव में शायद ही कभी उसे उसके नाम से पुकारा गया हो। उसकी पहचान किसी ऐसी जाति से होती है जो अपमानजनक ढंग से विकृत होकर उसको पुकारने के लिए संज्ञा बन जाती है। गांव के नर्क से निकलकर वह किसी शहरी नाले या रेलवे लाइन के किनारे अपना नया नर्क बसा लेता है। पर कुछ हद तक गरीबी भी कम हो ही जाती है। पुकारने के लिए उसके पास एक नाम और 2 वक्त नियमित रोटी मिलने का भी जुगाड़ होता है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर अकेले खटते हैं और पेट काट कर की गई छोटी मोटी बचत पीछे छूटे बीवी बच्चों को भेजते रहते हैं। समाप्त।
90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा दें। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कुछ महीनों की टाल मटोल के बाद सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अपने अपने सियासी मतभेदों को दूर करते हुए सत्ता साझा कर लिया। इस बाबत उन्होंने एक समझौता किया है। अब अब्दुल्ला तालिबान के साथ शांति प्रयासों को तेज करने के लिए हाई काउंसिल ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन का नेतृत्व करेंगे, जबकि उनकी टीम को कैबिनेट में आधी हिस्सेदारी मिलेगी। इस बार का सियासी समझौता, जो समावेशी सरकार के लिए जमीन तैयार करने वाला माना जा रहा है, उस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट से बहुत अलग नहीं है जिसने पिछले 5 वर्ष तक अफ़गानिस्तान पर हुकूमत किया। एकमात्र अंतर यह है कि 2014 की तरह इस बार अमेरिका का कोई बाहरी दखल नहीं था। नई व्यवस्था अफ़गानिस्तान के लिए सुखद भी है और प्रतिकूल भी। इसके नकारात्मक पहलू की बात करें तो राष्ट्रपति गनी और अब्दुल्ला दोनों ने जनता का भरोसा खो दिया है, क्योंकि वे अब अपने उन भाषणों से मुकर गए हैं जिनमें उन्होंने साथ न आने का दावा किया था। सबसे हास्यास्पद तो यह था कि शपथ ग्रहण समारोह दोनों ने एक ही दिन एक दूसरे के करीबी महल में आयोजित किया, मगर अब ऐसा लगता है कि इस समझौते तक पहुंचने के लिए यह उनकी तय रणनीति का हिस्सा था। उसका सकारात्मक पहलू यह है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सत्ता का विवाद चल रहा था, उससे हर गुजरते दिन अफ़गानिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। लिहाजा सियासी स्थिरता की सरकार को थी ही। तालिबान के साथ शांति वार्ता के लिए एकजुटता भी जरूरी थी। चिंता यह भी है कि दोनों ने जिन मुद्दों पर सहमति जताई है वे पिछली बार की तरह विफल न हो जाएं और दोनों नेताओं के साथ आने से अफ़गानियों में अलगाव और मतभेद न बढ़ने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कार्यकाल में इन दोनों नेताओं के आपसी विवाद ने उनके समर्थकों को उकसाने का काम किया था। खैर, यह समय ही बताएगा कि दोनों नेता अफ़गानियों की मुश्किलों का अंत करेंगे या फिर राष्ट्रीय हितों से ज़्यादा अपने अपने हित को तवज्जो देंगे। संकट और दुख हमेशा बड़ा रचते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक दिलचस्पी हो सकती है कि कोरोना काल में महासंकट में क्या रचा जा रहा है। इस समय जब सब कुछ बंद है और जिंदगी थम सी गई है, रचनात्मकता को हम तक पहुंचने का जरिया छपा हुआ शब्द अनुपलब्ध है। तब सोशल मीडिया ही आजकल लिखे जाने को समझने का अकेला उपलब्ध माध्यम है। अगर इन माध्यमों पर रोज़ छपने वाले हजारों लाखों पृष्ठों को खंगाले तो आप पाएंगे कि महानगरों में रोजगार और रिहायश गंवा चुके असंख्य मजदूरों की भूख और
किसी तरह अपने गांव पहुंच सकने के लिए निर्मम सड़कों पर उनकी जदोजहद हर तरफ कहानी, कविता, फोटोग्राफी या कार्टून में मौजूद है। यह बात और है कि इनमें से अधिकतर तात्कालिकता के दबाव में तुकबंदी या नारेबाजी अधिक हो गए हैं, पर निश्चित ही एक बार चेतना में समाहित होने के बाद इन्हीं अनुभवों से बड़ा रचा जा सकेगा। भारत में तो गरीब की नियति ही दुख है। शायद इसीलिए महाकवि निराला ने अपनी विपन्नता का भाष्य किया था, दुख ही जीवन की कथा रही। पिछले कुछ वर्षों से शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार ने भारत में दुख के सबसे बड़े भंडार गांवों की जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी थी। और यह भले न कह सकें कि गरीब का दुख कुछ कम हो गया, पर शहर जाकर उसकी जिंदगी कुछ बेहतर जरूर होने लगी है। सबसे पहले तो वह वर्ण व्यवस्था में मुक्त हो जाता है। गांव में शायद ही कभी उसे उसके नाम से पुकारा गया हो। उसकी पहचान किसी ऐसी जाति से होती है जो अपमानजनक ढंग से विकृत होकर उसको पुकारने के लिए संज्ञा बन जाती है। गांव के नर्क से निकलकर वह किसी शहरी नाले या रेलवे लाइन के किनारे अपना नया नर्क बसा लेता है, पर कुछ हद तक गरीबी भी कम हो ही जाती है। पुराने के लिए उसके पास एक नाम और 2 वक्त नियमित रोटी मिलने का भी जुगाड़ होता है। यहाँ आने वाले ज़्यादातर अकेले खटते हैं और पेट काटकर की गई छोटी मोटी बचत पीछे छूटे बीवी बच्चों को भेजते हैं। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। धन्यवाद।